पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में इज आपके लाइफ के पहला भाग, प्री पीएम, प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था. इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ. देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है. जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी. मोटा मोटा मुझे याद है. मैं उस स्थान से हूँ. लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है, वैसा एक मेरा गांव था. मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था. तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे. एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी. ऐसे एक 4-5 चीजें, यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके व्यवस्था थी. तो मैं वो उस गायकवाड़ी स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था. तो मेरी खैर बचपन में वहीं रहा. तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ. मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाजत मिल जाती थी. बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल. वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था. वो कोई आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी. तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई. उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी. मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन त्संग वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे. तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन त्संग के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे गांव में वो रहते थे, आप उसको भी जिक्र कहीं करना. ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था. वो बहुत साल पहले की बात है. उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे. वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे, और मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे. वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे कि देखो भाई, तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना. धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था. लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है. इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा. शायद वो कल्पना रही होगी. तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया. 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं. तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई. फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं. मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए. तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं. मैंने कहा तो और अच्छी बात है. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं. मैंने कहा क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है. बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है. तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है. क्या? ह्यूएन त्संग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था. तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है. और अगर आप
अपने बचपन के बारे में और चीज़ें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई मैं रुचि नहीं थी, ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना ये मेरा नेचर था। सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था। और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे। तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तिस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था। तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रास विहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे।
और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो वो नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपने फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। अगर आपको, शायद आपको याद नहीं होगा, आप थोड़े साल पहले बैंगलोर आए थे, स्टार्टअप के लोगों से मिल रहे थे, एंड योर लास्ट मीटिंग ऑफ द नाइट आप हमसे मिले थे, एंड दे टोल्ड अस कि यू हैव 15 मिनट्स अलोन विथ हिम, बट आप 1 घंटा बैठे थे। एंड अगर आपको याद है, तभी भी मैं आपको सवाल ही पूछ रहा था। आई थिंक इट्स ईजियर टू आस्क क्वेश्चंस देन गिव आंसर्स। और मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बता रहा था कि ये जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, वो जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, और आप सुन रहे थे। अगर आप, इफ यू हैव टू थिंक कि देयर इज सम कैटेगरी ऑफ पीपल और सम एज ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी जिससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? जहाँ 15-20 नौजवानों के बीच में ठाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। तो वे भी एक छवि थी मेरी। तो इसलिए शायद आज तो मैं हर क्षेत्र से, हर उम्र से दूरी महसूस नहीं करता हूं। कनेक्ट वाला शब्द जितना शायद परफेक्ट आंसर तो मेरा नहीं होगा, लेकिन दूरी महसूस नहीं करता हूं मैं। जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है। somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है वैसा ही होगा मेरा। मैं नहीं मानता हूँ कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे लगता ठीक है, वो ज्यादा नंबर लाएगा, मैं क्या है, मैं अपना क्यों ज्यादा करूं। तो दूसरा, मैं सब बंदर का व्यापारी जैसा था जी, जो हाथ लगे समय पर उसको छू लेता था मैं। चाहे मानिए कोई भी ऐसे कंपटीशन होगा तो मैं उसमें उतर जाऊंगा, नाट्य स्पर्धा होगी तो उतर जाऊंगा। यानी ये चीजें मैं सहज रूप से कर लेता था। अब मैं
मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे, बड़े यानी वो पीटी टीचर कहते हैं शायद, फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर थे। तो मेरे यहाँ एक हवेली में एक छोटा सा अखाड़ा था। तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता था, मल्लखंब सीखता था मैं उस समय, कुश्ती सीखता। क्या होता है सर? कुश्ती? कुश्ती और मल्लखंब, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो मल्लखंब होता है। अच्छा। वैसे वो यानी शरीर को सुगठित बनाने के लिए उत्तम एक्सरसाइज है। वो एक प्रकार से खंबे पर करने वाला योगा है एक प्रकार से वो। तो मैं चला जाता, सुबह 5 बजे उठ के उनके पास चला जाता था मैं, और वो भी मेरे पीछे मेहनत करते थे। लेकिन मैं खिलाड़ी नहीं बना, ठीक है, कुछ समय किया, छोड़ दिया, ऐसा ही रहा। क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो राजनीति में एक पॉलिटिशियन के लिए टैलेंट मानी जा सकती है? जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए इनहेरेंटली 3-4 टैलेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि कोई अच्छे मार्केटिंग करे, कोई अच्छा सेल्स करे, कोई अच्छा टेक्नोलॉजी में हो जो प्रोडक्ट डेवलप करे। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे कि ये होना चाहिए? 2 चीजें अलग अलग हैं। पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है, और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो 2 अलग तरीके से। तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए, आप एक्चुअली अच्छे टीम प्लेयर होने चाहिए। आप ये कहो कि मैं तिस्मार खा हूं और मैं सबको चलाऊंगा और दौड़ाऊंगा, सब मेरा हुक्म मानेंगे, तो वो हो सकता है उसकी राजनीति चल जाए, चुनाव जीत जाए, लेकिन वो सफल राजनेता बनेगा गारंटी नहीं है। और देखिए, देश में मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है मैं जो सोचता हूं वो विवाद भी पैदा कर सकता है। जब आजादी का आंदोलन चला, उसमें समाज के सब वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन सब पॉलिटिक्स में नहीं आए। कुछ लोगों ने अपना जीवन बाद में शिक्षा को दे दिया, किसी ने खादी को दे दिया, किसी ने प्रौढ़ शिक्षा को दे दिया, किसी ने ट्राइबल की भलाई के लिए, ऐसा रचनात्मक कामों में लग गए। लेकिन देशभक्ति से प्रेरित वो आंदोलन था, आजादी का आंदोलन। हर एक के मन में एक जज्बा था, भारत को आजाद कराने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूंगा। आजादी के बाद उसमें से एक लॉट राजनीति में आया, और शुरू में देखिए राजनीति के बाद हमारे देश में जितने टॉलवर्ड लीडर्स थे वो आजादी के जंग से निकले हुए लीडर थे। तो उनकी सोच, उनकी मैच्योरिटी, उसका रूप अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इनकी बातें, उनकी बिहेवियर की जो चीजें सुनने को मिलती है, उसमें एक बहुत ही समाज के प्रति अतिशय समर्पण भाव। और इसलिए मेरा मत है कि राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, और मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। अगर मिशन लेकर के निकले हो तो कहीं न कहीं तो आपको स्थान मिलता जाएगा। एम्बिशन से ऊपर होना चाहिए मिशन। फिर आपके अंदर क्षमता हो गई। अब जैसे महात्मा गांधी, आज के युग के नेता की जो आप परिभाषा देखते हैं, तो उसमें महात्मा जी कहां फिट होते हैं? पर्सनालिटी वाइज शरीर दुबला पतला, ऑरेटरी
न के बराबर थी। तो उस हिसाब से देखे तो भाई वो लीडर बन ही नहीं सकते थे। तो क्या कारण था? तो जीवन बोलता था। और ये जो ताकत थी, उसने इस व्यक्ति को पीछे पूरे देश को खड़ा कर दिया था। और इसलिए ये जो आजकल ये जो बड़े प्रोफेशनल कैटेगरी में पॉलिटिशियन का रूप देखा जा रहा है, लच्छादार भाषण करने वाला होना चाहिए, ये कुछ दिन चल जाता है, तालियां बज जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जीवन काम करता है। और दूसरा मेरा मत है कि भाषण कला, ऑरेटरी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब देखिए, महात्मा गांधी हाथ में अपने से भी ऊंचा डंडा रखते थे, लेकिन अहिंसा की वकालत करते थे। बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था, लेकिन कम्युनिकेट करते थे। महात्मा जी ने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया गांधी टोपी पहनती थी। कम्युनिकेशन की ताकत थी। महात्मा गांधी का राजनीति क्षेत्र था, पॉलिटिक्स था, लेकिन राज व्यवस्था नहीं थी। वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो सत्ता पे नहीं बैठे थे, लेकिन मृत्यु के बाद जो जगह बनी उसको नाम राजघाट रखा। और सर, जो आपने अभी कहा है, ये आज के पूरे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट हमारे लिए यही है कि we want to tell young people कि think of politics as entrepreneurship, and what I'm hoping is at the end of this, एक 10,000 young smart Indians get motivated by your life, get inspired to try and be politicians in India. लाल किले से तो कहा था कि देश को 1 लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आए। और मैं मानता हूं कि लेना, पाना, बनना, ये अगर मकसद है तो उसका आयुष्य बहुत लंबा नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वो भी दे देने की। वहां पर मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन, उसकी नंबर 1 कैसे बने। यहां होता है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ये राजनीतिक जीवन सरल नहीं होता है जी, जो लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के नसीब में है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको मिलता रहता है। लेकिन हो सकता है कोई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूं, मेरे यहाँ एक अशोक भट्ट करके हमारे कार्यकर्ता थे, छोटे से घर में रहते थे जीवन के अंत तक। कई बार मिनिस्टर रहे थे, खुद की कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था। और पहले तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन होती थी। आप रात में 3 बजे उनको फोन करो, आधी घंटी से वो फोन उठाते थे। और आप उनको कहो भाई, क्योंकि उस समय मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर एक्सीडेंट बहुत होते थे, बगोदरा करके जगह है। तो सप्ताह में 2-3 दिन मुझे फोन आते थे कि भाई यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अशोक भट्ट को फोन करता था और वो कहते अच्छा, थोड़ी देर में वो निकल जाते थे। खुद के पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वो किसी को पकड़ लेंगे, ट्रक पकड़ लेंगे। जिंदगी पूरी ऐसे जीते थी। Are you also saying that
कोई युवा ऐसा ना सोचे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट ये सोच के आए कि मुझे पॉलिटिशियन बन के क्या करना है? ऐसा है कि वो ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन बनना ऐसा नहीं चाहते। वो कहते मुझे एमएलए बनना है, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमपी बनना है। वो एक अलग कैटेगरी है जी। पॉलिटिक्स में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही जरूरी थोड़ा है जी। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी कि मौका मिलेगा लड़ लीजिए। काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं, और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है, और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में।